हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज हम बात करेंगे थॉमस हार्डी की, जो कि यूपी पीजीटी में शामिल हैं और कई सारे एग्जाम्स में भी, यूजीसी नेट में भी कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। तो बायोग्राफी की इनकी बात कर लेते हैं। वैसे तो हम इनको एज नॉवलिस्ट ही जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चाहे वो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज हो, चाहे रिटर्न ऑफ द नेटिव हो, फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड, जितने भी हमने इनके नॉवेल्स पढ़े हैं तो बेसिकली हम नॉवेल्स के रूप में ही जानते हैं। लेकिन ये अपने आप को पहले पोएट के रूप में रखते हैं। जब भी कभी इनसे पूछा गया होगा तो इन्होंने खुद को पहले बताया कि आई एम पोएट फर्स्ट, नॉवलिस्ट लेटर। तो बात करते हैं इनकी बायोग्राफी की। जून 2 1840 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? डॉर्चेस्टर के पास कोई टाउन है छोटा सा, अपर वॉकहैम्पटन, इंग्लैंड में, 2 जून 1840 को। और एक बहुत ही मजाकिया बात हुई इनके साथ। हालांकि अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, हम इनके बारे में जानते हैं, तो हम मजाक में कह सकते हैं, लेकिन उस समय ये मजाक नहीं रही होगी कि जब वो पैदा हुए थे तो इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि उनकी सांस का कहीं पता नहीं चला। तो डॉक्टर्स ने इनको डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ डेड। तभी कोई नर्स रही होगी जिसको अच्छी जानकारी रही होगी, समझ गई होगी इनमें क्या दिक्कत है। उसने इनको बहुत ही विग्रस, बहुत ही शक्तिशाली ढंग से इनको खूब स्लैप किया, जबरदस्त तरीके से पीटा। अब जब ये इतने पिटे तो पता नहीं क्या हुआ कि इनका जो भी ब्लड फ्लो रहता है कई बार बच्चों का, जैसा भी सिस्टम हो, तो ये ऐसा लगा कि ही वॉज ब्रॉट टू लाइफ बाय द स्लैपिंग ऑफ दैट नर्स। थप्पड़ों से ये जीवित हो गए। तो थप्पड़ों का जो दर्द था, अगर मजाक में कहा जाए, कि वो इतना ज्यादा रहा है कि जो भी इन्होंने कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं सभी के अंदर इतना दर्द भर दिया है। चाहे आप टेस को ले लीजिए, चाहे आप मेयर जो रहता है माइकल हेंसर्ट जो भी है उनके बात कर लीजिए, या जो भी कैरेक्टर्स इनके हुए हैं वो सभी दर्द से भरे हुए होते हैं। वो थप्पड़ों का दर्द इन्होंने सब में डाल दिया, सारे कैरेक्टर्स में, अपने जो भी नॉवेल्स के हुए हैं। एक भी मजाक की बात। इनके पिताजी का नाम भी थॉमस हार्डी ही था, तो बस डिफरेंशिएशन करने के लिए हम थॉमस हार्डी सीनियर कह सकते हैं। माता जी का नाम जेमिमा था। पिताजी इनके थे एक लोकल राजमिस्त्री, छोटी मोटी ठेकेदारी लिया करते थे, मैसन थे। और म्यूजिक के प्रति उनका टेस्ट था कि वो म्यूजिक, और एक वायलिनिस्ट वायलिन बजाया करते थे, गाया करते थे। कई सारे कंसर्ट में, आसपास छोटे मोटे प्रोग्राम्स में उनको बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था। उनकी माताजी रीडिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, वाइडली रेड महिला थी। और दोनों ही अपने माँ बाप से, एक से इन्होंने क्या सीखा, लव फॉर म्यूजिक, और दूसरे से इनका जो प्यार था लेखन के प्रति, पढ़ने के प्रति, वो जागृत हुआ। पढ़ाई की बात की जाए तो 9 साल की उम्र में ही इनको अपने घर से करीब 3 माइल दूर, 1 मील दूर स्कूल था जहाँ भेजा जाता था प्राइमरी एजुकेशन में। और उसके बाद इन्होंने हाई स्कूल डॉर्चेस्टर में वहां से अपनी पढ़ाई शुरू की। करीब जिस रास्ते से जाया करते थे अपने स्कूल, वो पूरी तरह से नेचुरल रास्ता था। और जब ये गुजरते थे उस जगह से तो इनको वो बहुत अच्छा लगता था। जो ब्यूटीफुल वैली थी वहां से ये जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह नेचर के संपर्क में आए। और इनके अंदर वो जो भावनाएं थी, राइटर्स के अंदर कई चीजों को देख करके जागृत होती है, वो जागृत हो गई एक तरह से। ये बहुत ही थॉटफुल व्यक्ति थे, बचपन से बहुत ज़्यादा विचारशील बच्चे थे, और अक्सर अकेले रहना पसंद किया करते थे। आसपास की जो सराउंडिंग्स थी नेचुरल, वो इनको बहुत पसंद थी। और लर्निंग की इनके अंदर बहुत ग्रेट कैपेसिटी थी। एज ए स्टूडेंट ही वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट। काफ़ी टीचर्स इनसे इम्प्रेस थे। 16 साल की उम्र में ही इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। और क्योंकि हेल्थ में कुछ इनकी दिक्कतें रही तो इसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, और ग्रेजुएशन के बाद ही इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर दी। अब एक और मजाक की बात यह है कि ज़्यादातर आप जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं वो चाहते हैं उनका बेटा डॉक्टर बने, ऐसा कुछ, क्योंकि वो मेडिकल की दुनिया में होते हैं, उनको पता होता है कि इसमें कितना पैसा, कितना ज़्यादा सब कुछ है। तो सेवा भावना के लिए भी डॉक्टर्स हालांकि बनते हैं। मैं किसी भी प्रोफेशन का मजाक नहीं बना रहा, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मेडिकल स्टोर वाला चाहता है कि उनका बेटा डॉक्टरी फील्ड में जाए, ठीक उसी तरह से राजमिस्त्री भी चाहता है कि उनका बेटा जो है वो सिविल इंजीनियरिंग करे या खूब अच्छा आर्किटेक्ट बने। तो इनके पापा ने इनको, एक जॉन हिक्स थे आर्किटेक्ट, उनके यहाँ इनको अप्रेंटिसशिप पे रख दिया कि भाई हमारे बच्चे को ट्रेनिंग दे दो और ये आर्किटेक्ट बन जाए। तो आर्किटेक्चर की इन्होंने अप्रेंटिसशिप की, जिस तरह से जॉन कीट्स ने कभी सर्जरी की अप्रेंटिसशिप की थी, तो इन्होंने आर्किटेक्चर की
अप्रेंटिसशिप की है, ये आपको पता रहना चाहिए। अपने फ्री टाइम में जो इनको मिलता था, तब ये एक विलियम वार्न्स एक पोएट थे, उनके पास घूमने जाया करते थे, उनसे खूब इनका इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुआ करता था। तो इस तरह से इन्होंने अपना प्रोफेशनल और स्कॉलर लाइफ दोनों को मिक्स कर रखा था विलियम वार्न्स के पास। इसके अलावा एक स्कॉलर थे, होरेस माउल। इनसे इनकी अच्छी पटती थी, अच्छी दोस्ती थी, और इन्होंने होरेस माउल ने ही इनको ग्रीक पढ़ना सबसे पहले सिखाया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि होरेस माउल ही एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने थॉमस हार्डी को गाइड किया, और इनका जो सपना था राइटर बनने का, उसके प्रति ही वॉज सिंपैथाइज्ड, ही वॉज सिंपैथेटिक कि ठीक है बेटा, मेहनत करो, आप राइटर बन जाओगे, ऐसा होरेस माउल ने इनको कहा। और इनकी एम्बिशन का मजाक नहीं बनाया, क्योंकि इन्हें इतना विश्वास रहा होगा थॉमस हार्डी को होरेस माउल पर कि इन्होंने अपना सपना बता दिया कि सर, मैं राइटर बनना चाहता हूं, तो उन्होंने उनको गाइड किया और सिंपैथी भी व्यक्त की। फिर कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि उन घटनाओं ने इनका जो कह सकते हैं कि डेवलपिंग मन था, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। जैसे कि एक लेबरर था, वो बेचारा भूख से मर जाता है, उसकी डेड बॉडी एक झाड़ी के पास पड़ी हुई मिलती है। इसके अलावा कोई महिला थी जिसको सरेआम चौराहे पर पब्लिकली फांसी दे दी गई, कोई उसने क्राइम किया था। माउल जो कि इनके मेंटर थे, गाइड थे लिटरेरी, उन्होंने भी बहुत सारी परेशानियां झेली और उन्होंने भी सुसाइड किया। अंत में कुछ ऐसा रहा होगा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, हालांकि बहुत ज़्यादा ढूंढने को नहीं मिलता, पढ़ने को नहीं मिलता। तो इन सारी घटनाओं से थॉमस हार्डी का जो मन था, वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से, जो उनके कैरेक्टर्स में मिलता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से हालात ऐसे बिगड़ते हैं कि इनके कैरेक्टर्स ट्रेजिडी में पहुंच जाते हैं। तो वो ट्रेजिडी इन्होंने अपने समाज में आसपास देखी थी, और उसी का नतीजा ये रहा कि उनका जो नज़रिया था समाज को, दुनिया को देखने का, वो पूरी तरह से पेसिमिस्टिक हो गया। ऑप्टिमिस्टिक होने की बजाय पेसिमिस्टिक हो गया। उनको लगा कि दुनिया में बस निराशा के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये इम्पैक्ट था उनके कैरेक्टर क्रिएशन में, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आगे आपको असर देखने को मिलता है उनके नॉवेल्स में। वहां से जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई डॉर्चेस्टर में आर्किटेक्ट की, तो ये कहाँ पहुंच गए, लंदन चले गए, अपना सपना लेकर के कि वहां मैं दोनों काम करूंगा, आर्किटेक्चरल भी काम करूंगा और लिटरेरी एम्बिशंस भी वहां मेरी पूरी होंगी। वहां पर इन्होंने एक सर अर्थर ब्लूमफील्ड थे, उनको ज्वाइन किया, आर्किटेक्चरल के तौर पे काम करने लगे। अर्थर ब्लूमफील्ड बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके अंदर बहुत काइंडनेस थी और वो फुल ऑफ इंसाइट, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर कॉमन सेंस था, और उन्होंने इनको बहुत अच्छे से गाइड किया। फ्री टाइम जब इनको मिलता था, तब ये जाया करते थे, लेक्चर्स अटेंड करते थे, पढ़ते थे, कंसर्ट्स में जाया करते थे, पिक्चर गैलरीज में जाया करते थे, क्योंकि राइटर बनना चाहते थे, तो अपनी संवेदनाएं कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे सब चीज़ों में। इसके अलावा हक्सले और जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि पॉलिटिकल राइटर भी हुए हैं, इन लोगों की राइटिंग से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और एक कंपटीशन हुई थी आर्किटेक्चर पे, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ जीते, इनको एक इनाम भी मिलता है। लेकिन क्योंकि बचपन से ही ये नेचुरल सराउंडिंग में रहे थे, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक उसी तरह से इनको लंदन की जो हसल वशल थी, जो भीड़ भाड़, वो सब इनको समझ नहीं आई, और बहुत ही जल्दी ये डिस्गस्टेड, नफरत हो गई इनको लंदन के शहरी जीवन से। तब इनको, जिनके यहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी आर्किटेक्चर की, हिक्स, उन्होंने इनको ऑफर दिया कि आ जाओ मेरे पास असिस्टेंट के तौर पे काम कर लो, वैकेंसी है। 1867 में इन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और लंदन छोड़ के वापस अपने गांव डॉर्सेट में आ गए 1867 में। यहाँ से इनका लिटरेरी करियर शुरू होता है। सबसे पहला जो इन्होंने नोवेल लिखा था, वो था द पुअर मैन एंड द लेडी। अगर क्वेश्चन आता है कि पहला नोवेल कौन सा है, तो आंसर है द पुअर मैन एंड द लेडी, जो कि पब्लिश नहीं हुआ, कुछ रीजंस रहे जो पब्लिश नहीं हुआ। इसके बाद अपने कार्य करने के दौरान ही इनको एक लड़की से मुलाकात हो जाती है, एम्मा लेविनिया गिफर्ड, जो 29 साल की थी उस समय, और दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो एम्मा ने इनकी हेल्प की। इनका जो दूसरा नॉवेल था डेस्परेट रेमेडीज, ये यूजीसी नेट में आया था क्वेश्चन कि डेस्परेट रेमेडीज जो है वो किसकी रचना है, तो थॉमस हार्डी की है। डेस्परेट रेमेडीज ये इनका दूसरा नोवेल था, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। लोगों को क्रिटिसाइज करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे खुद कुछ ना करें, लेकिन आप अगर कुछ करेंगे तो आपको क्रिटिसाइज जरूर कर डालेंगे लोग, चाहे यार दोस्त ना रिश्तेदार कहने के लिए, लेकिन जरूर
आपको आलोचनाएँ हर कदम पे खड़ी हुई मिलेंगी, बस ये है कि आप उनको किस तरह से टैकल करते हैं, ये आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो ठीक उसी तरह से खूब इनको क्रिटिसिज़्म मिला। 1872 में इनका तीसरा नोवेल आता है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। जब ये नोवेल आया तो ये बहुत ही वाइडली सक्सेसफुल हुआ। इट वाज़ अ ग्रेट सक्सेस। जिसकी वजह से इन्होंने अपना काम छोड़ दिया आर्किटेक्चर का। हमने कहा ठीक है, अब तो मैं फेमस हो ही रहा हूँ। काम छोड़ के ये राइटिंग के फील्ड में ही आ गए। उन्होंने कुछ सीरीज लिखी, कुछ आर्टिकल्स लिखे, और जो उसका आर्टिकल्स का जो मटेरियल था उसका सोर्स क्या था, इनकी खुद की ज़िंदगी जो अभी तक इन्होंने जी थी, और उसको इन्होंने पब्लिश किया इस नाम से, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज इन 1873, है ना। 1840 में पैदा हुए तो 1873 में ही वॉज जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड। 1873 में ही इन्होंने एक और नोवेल लिखा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जिसका टाइटल उन्होंने उठाया था, थॉमस ग्रे एक राइटर हैं जिनकी एलजी है, एलजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड, वहां से इसका टाइटल उन्होंने उठाया था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से। और इसके बाद एक फ्रेंड था इनका, लेस्ली स्टीफन, उन्होंने सजेस्ट किया था इसका टाइटल या इसकी कहानी थोड़ी बहुत बताई होगी, तब इन्होंने लिख दिया। काफी अच्छा नॉवेल है, आपको इसका वीडियो भी मिलेगा चैनल पर। ये भी एक ग्रेट सक्सेस रहा। इट वाज आल्सो अ ग्रेट सक्सेस। फिर शादी करते हैं, सफल हो ही रहे थे। तो 1874 में जो इनकी फ्रेंड थी एम्मा गिफर्ड, इनसे इन्होंने शादी कर ली। और उसी साल इन्होंने एक नॉवेल लिखा, हैंड ऑफ एथलबर्टा, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वर्क साबित हुआ। बहुत लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। थोड़ा सा 4 सीढ़ी चढ़े, 1 सीढ़ी नीचे फेंक दिया लोगों ने इनको। कोई बात नहीं, इनकी पत्नी को गाँव पसंद नहीं था, तो बेचारे बीवी के हाथों मजबूर हो गए, वापस आ गए कहाँ, लंदन में शिफ्ट हो गए। और लंदन में शिफ्ट होकर ही इन्होंने, ये बीमार हो गए, वहाँ से इन्होंने कोशिश की कि भैया किसी तरह से अपना सुधारा जाए स्वास्थ्य। फिर ये लंदन छोड़ के फिर से वापस आ गए अपने गाँव, और तब इन्होंने लिखा द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जो कि अपने आप में काफ़ी पॉपुलर और इंटरेस्टिंग नॉवेल है। विच वॉज ऑल्सो ग्रेट सक्सेस, क्योंकि कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी इंप्रूव हो गई इसकी सक्सेस से। अगला नोवेल लिख डाला इन्होंने, द ट्रम्पेट मेजर। द ट्रम्पेट मेजर ये कुछ खास फेमस नहीं हुआ। इनका स्वास्थ्य धीरे 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 जो है डाउन होता गया। वापस गांव अपने आ गए ये, और गांव आके फिर से एक नोवेल लिखा, टू ऑन ए टावर, 1882 में। 1882 में लिखा टू ऑन ए टावर। इसके बाद एम्बिशस नोवेल इनका, द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, ये इन्होंने लिखा टू ऑन ए टावर के बाद। और इस नोवेल से इनको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली कि वो इंग्लैंड और अमेरिका दोनों जगह इक्वली ही वॉज फेमस इन बोथ कंट्रीज। नेक्स्ट नोवेल जो इनका आता है, द वुडलैंडर्स। द वुडलैंडर्स ये इनका नेक्स्ट नोवेल था। 1877 में ये इटली विजिट करने गए थे, और 1888 में इन्होंने एक नोवेल लिखा अपना, जिसको मास्टरपीस कहा जाता है, टेस ऑफ द डरवर विलेज। टेस ऑफ द डरवर विलेज, जो कि यूपीएचईएससी के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। कुछ क्वेश्चंस लास्ट एग्जाम में आए थे इससे। लास्ट इनका जो नोवेल था, जूड द ऑब्सक्यूर, ये आया। और इसी नोवेल की इतनी ज़्यादा आलोचना हुई, क्योंकि इसकी जो थीम है थोड़ी बोल्ड है एक्चुअली, और लोगों को ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक या कह सकते हैं अश्लील टाइप का लगा। तो उस आलोचना से आहत होकर के इन्होंने कह दिया ठीक है, मैं नॉवेल लिखूंगा ही नहीं। इन्होंने अपना पूरा ध्यान कहाँ लगा दिया, डिवोटेड हिमसेल्फ टू कंप्लीटली राइटिंग पोइट्री, ये पोइट्री ही लिखा करूंगा। और पोइट्री के फील्ड में जब आया तो जस्ट उसी ईयर 1980, सॉरी ये कुछ ज़्यादा हो गया क्योंकि 1988 तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट। 1888 पढ़िएगा आप। 1888 में इनकी जो वेसेक्स पोएम्स थी, ये इनका फर्स्ट, ये 1888 आप पढ़िएगा, ये इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था, वेसेक्स पोएम्स। फर्स्ट जो इनका नॉवेल था, द पुअर मैन एंड द लेडी, और फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन वेसेक्स पोएम्स 1888 में आया था। डाइनेस्ट इनकी एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पोएम थी, क्योंकि जिस तरह से
जॉन मिल्टन का सपना था कि वो एपिक लिखेंगे और उन्होंने लिख के माने। ठीक उसी तरह से जब ये राइटर बने थे तो ये पोएट के तौर पे ही अपना नाम कमाना चाह रहे थे। और जो नेपोलियन हुआ है फ्रांस का, नेपोलियन बोनापार्ट, उसकी लाइफ में इन्हें बहुत इंटरेस्ट था, उसके ऊपर इन्होंने पोएम लिखनी चाहिए और लिखी भी, जिसका नाम था द डाइनेस्ट। और ये एक पोएटिक अचीवमेंट है क्योंकि एक तरह से ये इपिक ड्रामा है, काफी नैरेटिव पोएम है, काफी लंबी। और नेपोलियन वार्स के बारे में इसमें जो थीम है वो नेपोलियन वार्स की है। इसके अलावा उन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं, सटायर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस 1914, मोमेंट्स ऑफ विजन 1917, ह्यूमन शोर्स, फॉर फैंटेसीज 1925, विंटर वर्ड्स इन वेरियस मूड्स एंड मीटर्स, ये इनका लास्ट पोएट्री कलेक्शन था। विंटर वर्ड्स इन वेरियस मूड्स एंड मीटर्स, ये इनका लास्ट पोएट्री कलेक्शन था। सॉन्ग्स ऑफ 25 ईयर्स, ये भी इनका एक पोएट्री कलेक्शन रहा है। लास्ट कौन सा था? विंटर वर्ड्स इन वेरियस मूड्स। और फर्स्ट वेसेक्स पोएम्स 1888 में जो आई थी। जब इतना सब कुछ लिखे तो काफी फेमस हो गए, और फेमस होने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफ अबरडीन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सारी यूनिवर्सिटीज ने इनको ऑनरेरी डिग्रीज प्रदान की। डीलिट वगैरह जो भी होती हैं वो इनको प्रदान की गई, और ये काफ़ी जाने माने एक लिटरेरी फिगर बन गए इंग्लैंड में। इसके अलावा किंग ने इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया, जो कि 1913 में दिया। व्हेन ही वाज अवार्डेड द किंग ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट 1913। और बहुत सारे इनके नॉवेल्स पे सक्सेसफुल फिल्म्स भी बनाई गई हॉलीवुड में, और बहुत सारे लोग इनको मिलने आया करते थे। ही वॉज क्राउडेड इन हिज लास्ट डेज, ही वॉज क्राउडेड एवरी टाइम, हमेशा इनके दरवाजे पर भीड़ लगा करती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इनसे मिलने आया करते थे, लिटरेरी इंटरेस्टेड लोग भी आया करते थे। तो जो लास्ट फेज था इनका, ही वॉज वेरी पॉपुलर इन दैट टाइम। डेथ इनकी होती है 1928 में। हालांकि 1927 तक ये लास्ट मोमेंट तक लिखते रहे। इनको लगा कि इनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, जो इनकी स्ट्रेंथ थी वो भी खत्म हो रही है। लेकिन 1928 में ये, अर्ली 1928 में इनकी, जनवरी में एक्चुअली डेथ हुई, तो अर्ली कहेंगे, जनवरी 1928 में इनकी डेथ हो गई। और ये दफना दिए गए कहाँ? वेस्टमिंस्टर एब्बी, जो कि एक बहुत ही जाना माना, कह सकते हैं कि चर्च या ग्रेव यार्ड है, जहाँ बहुत सारे पोएट्स राइटर्स को दफनाया गया है। तो ये था इनका जीवन परिचय। सारे मेजर वर्क्स को आप मैंने कवर किया है, आप समझ सकते हैं। और बाकी इनके नॉवेल्स के वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं नए अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।